नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है 84। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। यह एक प्रेम कहानी है। यह ऋषि और मनु की प्रेम कहानी है। प्रेम जिसमें घर वाले ना देख ले इसका डर हो, समाज का डर हो, एक दूसरे से मिलने की तड़प हो। ऋषि और मनु का प्रेम जिसमें वे दोनों बात करने के लिए अपने ही संकेत तय करते हैं। सब भूले ना भूले पर बोकारो शहर ऋषि और मनु को कभी भूला नहीं। उससे उन दोनों की कहानी अभी भी याद है जब वे इस शहर में रहा करते। यह कहानी है उत्तर प्रदेश में बसे बोकारो शहर की, जो नया नया बसा है क्योंकि यहाँ इस्पात कंपनियाँ खुल गई है। जाहिर है कि कंपनी में काम करने वाले परिवारों की ज़रूरतों के लिए नई नई दुकानें, हाट बाजार सजने लगे। कुछ लोग अपने व्यवसाय में इतने सफल हुए कि उन्होंने फिर यही ज़मीन लेकर अपने आलीशान घर बनवाए और राजाओं की ज़िंदगी जीने लगे। उनमें से ही एक है छाबड़ा जी, किताब की नायिका मनु के पिताजी। बोकारो शहर नया नया बसा होने की वजह से वहाँ अभी रास्ते ढंग से बने नहीं है। अक्सर वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी ट्रैफिक जाम की बदौलत कहानी का नायक ऋषि मनु से पहली बार मिलता है। यह एक अंतर्जातीय प्रेम कहानी है। 1984 भारतीय राजनीति का वह काल है जिसमें बहुत उथल पुथल मच गई, बहुत सारे दंगे फसाद हुए। इस दंगे फसाद की आड़ में बहुतों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इसी सामाजिक उथल पुथल का असर ऋषि और मनु की प्रेम कहानी पर भी हुआ। दोनों को यह शहर छोड़ना पड़ा। सामाजिक अस्थिरता का असर तो इन दोनों को झेलना ही था, क्योंकि यह दोनों भी सामाजिक प्राणी ही तो है। समाज के बगैर इनका अस्तित्व कैसा। कहानी के किरदार आपको अपने से लगने लगेंगे। हो सकता है कहानी में वर्णित प्रेममय परिस्थितियाँ आपको अपनी सी लगने लगे, क्योंकि बहुतों ने अपने जीवन में प्रेम तो किया ही होगा। हो सकता है कि यह आपको आपके उन दिनों में लेकर जाए और आपको एक खुशनुमा एहसास दिलाए। किताब को ज़रूर पढ़िएगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। किताब बहुत अच्छी है। आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो इसे रखने की इच्छा नहीं होगी। लेखक की जानकारी भी हम हमारे आने वाले वीडियो में बताएंगे। इस बेहतरीन किताब के लेखक है सत्य व्यास, प्रकाशक है हिंद युग्म, पृष्ठ संख्या है 105, उपलब्ध है अमेज़न पर। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज़ हिंदी में। तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। आइए देखते हैं इसका सारांश। कहानी बोकारो शहर की पृष्ठभूमि लिए हुए है, जिसका हाल हम आपको रिव्यू में बता ही चुके हैं। इसी बोकारो शहर में छाबड़ा जी का घर है। उसमें सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में ऋषि किराए पर रहता है। वह अपने मोहल्ले में एक सज्जन लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं। उसकी माँ और पिताजी गुजर चुके हैं। वह एक शिक्षित युवक है। दूसरे मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर करता है। उसके पिताजी की निशानी के तौर पर उसके पास उनकी मोटरसाइकिल है। जैसे ही ऋषि अपने मोहल्ले से बाहर निकलता है, वह उद्दंड और लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है। इन सब बातों पर मनु का विश्वास नहीं, जो अभी अभी गांव से अपने पिता के पास रहने आई है। बोकारो शहर का ट्रैफिक इन दोनों को मिलाने में मदद करता है। मनु का पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर भी वह सिर्फ ऋषि का सानिध्य पाने के लिए उसे ट्यूशन लेने के लिए मना लेती है। वह हमेशा ऋषि को छेड़ते रहती है और ऐसे ही उनकी कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर वह घटना घटती है जिसमें पूरे देश के साथ साथ बोकारो शहर में दंगे भड़क जाते हैं। इन दंगों में बोकारो शहर में रहने वाले छाबड़ा जी, सैनी और इनके जैसे और भी बहुत लोगों के घर, व्यवसाय, दुकानों को तबाह किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली जाती है। अब सिर्फ इन लोगों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, यह तो आपको किताब में ही पढ़ना होगा, क्योंकि यही तो कहानी का गाभा है। दंगों की आड़ में पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है, अपनों का विश्वास हार जाता है और पैसा जीत जाता है। जैसे कि एक युवक और उसकी माँ का बड़ा सा मकान हड़पने के लिए उसी युवक के पिता का दोस्त दंगाइयों को उन दोनों का पता बता देता है। दोनों माँ बेटे मारे जाते हैं और उनका घर उसके पिता के दोस्त का हो जाता है। इधर छाबड़ा जी का मित्र है सैनी।
उसकी बड़ी सी दुकान के कारण रमाकांत को अपनी दुकान बढ़ाने में परेशानी हो रही है, इसीलिए वह भी दंगे की आड़ में सैनी और उसके भतीजे को मरवा देता है। अब उसे दुकान बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जमीन जायदाद का लालच इनके अंदर की इंसानियत को मार देता है। इन सारे प्रसंगों का वर्णन लेखक ने ऐसा किया है कि पढ़ते वक्त सर से अंगों पर कांटे खड़े हो जाते हैं, मन विषाद से भर जाता है। गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए भयंकर सजाएं लिखी है। जब इन लोगों की आत्माएं वहां पहुंचती होगी तो कितनी तड़पती होगी। ऋषि के पिता की इस्पात कंपनी में काम करते हुए मौत हो जाती है, इसीलिए ऋषि चाहता है कि उसके पिता के बदले उसको नौकरी मिले। इसके लिए वह धरना देता है। इसी के चलते उसका स्थानीय नेताओं के साथ संबंध आता है। यही छूट भर ये नेता बोकारो शहर में दंगा फैलाते हैं। ऋषि भी दंगे वालों के समूह में शामिल है, लेकिन यह उसकी मजबूरी है। वह बहुत से लोगों को बचाने की कोशिश करता है। वह किसी की भी जान नहीं लेता। दंगे वाले समूह में शामिल होने की वजह से उसे उनका प्लान पता होता है। इसी वजह से वह उसके मनु को यानी कि छाबड़ा परिवार को बचाने में कामयाब हो पाता है। 2-3 दिन में सारे पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है। फिर मनु ऋषि से दूर हो जाती है। ऋषि को भी दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है। तो क्या इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत ऐसे ही है? क्या यह दोनों फिर कभी नहीं मिल पाते? इनकी कहानी का अंत सुखद है या दुखद? किताब पढ़कर जरूर जानें। धन्यवाद। स्टोरी नंबर 24। राजा परीक्षित को सर्प से डसकर मरने का शाप क्यों मिला? यह राजा परीक्षित कौरव वंशी थे। हालांकि वह पांडवों के वंशज थे, पर पांडव भी कौरव वंशी ही तो थे। इसीलिए महाभारत के युद्ध के बाद सारे पांडव वंशी कौरव वंशी ही कहलाए। महाराज पांडु को शिकार का बड़ा शौक था। उसी तरह महाराज परीक्षित को भी शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वह शिकार करने जंगल में गए। वह जंगली सुअर, जंगली भैंसे और हिंसक पशुओं की शिकार करते हुए जंगल में घूमते रहते थे। एक बार एक जानवर का उन्होंने जंगल के बहुत अंदर तक पीछा किया। उसे ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर घूमते रहे। उनके द्वारा घायल हुआ हिरन कभी बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो हिरन अदृश्य हुआ था वह उनकी मौत का ही सूचक था। भूख के कारण वह बहुत दूर तक खींचे चले गए थे। उन्हें थकावट के कारण बहुत प्यास भी लग रही थी। इसी दशा में वह शमीक मुनि के पास आए। वह मुनि गायों के रहने के स्थान में ही आसन लगाकर बैठे थे। वह गायों का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता है उसी को खा पी कर तपस्या करते थे। कठोर व्रत का पालन करने वाले उस ऋषि के पास आकर महाराज परीक्षित ने पूछा, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ। मेरे बाणों से घायल हुआ एक हिरन इधर ही आया है, क्या आपने उसे देखा? इस पर वह मुनि कुछ नहीं बोले, क्योंकि वह मौन व्रत का पालन कर रहे थे। तब राजा ने गुस्से में आकर धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया। तब भी मुनि ने कुछ नहीं कहा। मुनि को इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और मन से पीड़ित होकर पश्चाताप करते हुए अपने राजधानी लौट गए। महर्षि जो के त्यों बैठे रहे। महाराज हमेशा अपनी प्रजा का अच्छा ख्याल रखते थे, इसीलिए मुनि ने उन्हें अपमानित करना उचित नहीं समझा। वह भूख और प्यास थकावट से चूर हो चुके थे। ऐसे में उन्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं रही। शमीक मुनि का श्रृंगी नामक एक पुत्र था जो भी तरुण अवस्था में ही था। वह महान तपस्वी और व्रतधारी था। वह बहुत क्रोधी था। उसे शांत करना बड़ा कठिन था। वह समय समय पर अपने पिता की सेवा में उपस्थित होता रहता। जब वह घर की ओर लौट रहा था तो उसे रास्ते में उसका मित्र कृष मिला। उसने हंसते हंसते उसके पिता की परिस्थिति के बारे में कहा, जिसे सुनते ही श्रृंगी के क्रोध का पारावार न रहा। कृष ने उसके पिता का और श्रृंगी का बहुत मजाक उड़ाया। फिर भी श्रृंगी ने खुद को शांत रखते हुए कृष से सारी बातें पूछी। उसने यह भी पूछा कि क्या उसके पिता का कोई अपराध तो नहीं था। सारी बातें पता करने पर श्रृंगी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दिया। जिस परीक्षित राजा ने मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंधे पर रखकर उनका अपमान किया है, उस पापी परीक्षित राजा को आज से 7 दिन के बाद अत्यंत विषैला तक्षक नाग अति क्रोध में भरकर और मेरे शाप से प्रेरित होकर उससे यमलोक पहुंचा देगा। क्या श्रृंगी ने उचित किया? इसका उत्तर उसे उसके पिता से मिला। शाप देने के बाद वह अपने पिता के पास आया
उसके पिता अभी भी उसी अवस्था में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद श्रृंगी ने पिता को यह बताया कि उसने राजा को शाप दे दिया है। इस पर शमीक मुनि कहते हैं, बेटा हम तपस्वी हैं, शाप देना हमारा धर्म नहीं है। वैसे भी राजा को शाप देकर तुमने उचित नहीं किया, क्योंकि हम उन्हीं के राज्य में निवास करते हैं और राजा हमारी रक्षा करता है। अगर राजा हमारी रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। हम राजा के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सुखपूर्वक नहीं कर सकते। राजा हमें सुरक्षा देता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान कर पुण्य जोड़ पाते हैं। हमारे पुण्य कर्मों में देखा जाए तो उनका भी भाग है, इसीलिए हमें राजा को क्षमा करना चाहिए। मुनि शमीक ने अपने पुत्र से कहा, तुमने राजा को शाप देकर उचित कार्य नहीं किया। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य गौरमुख को महाराज परीक्षित के पास शाप देने की बात कहकर भेजा, ताकि वह अपने बचाव के लिए कुछ उपाय कर सके। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे।